एपिसोड 36। अघोरी बाबा ने कहा, अंडस्को, मेरे पास इसका जवाब नहीं। तुमने जितना पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। वह आत्मा कौन है? उस लड़की को क्यों बुलाती है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस आत्मा को 10 साल तक शांत करके रखा। हरिया की बेटी उसे समर्पित की ताकि वह शांत रहे, लेकिन वह अब दोबारा जाग चुका है। उसे अब वह लड़की ही चाहिए। तुम चाहो तो अपनी भाभी को बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मैं जितना जानता था मैंने तुम्हें बता दिया। अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखा और अवंतिका भी अभिमन्यु को ही देख रही थी। युवराज और अभिमन्यु बाबा के पास से उठ गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वह बाबा से क्या पूछे। तभी अवंतिका उनके पास आए और युवराज और अभिमन्यु को देखकर बोली, अंडस्को, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। दूर जाकर खड़े हो जाओ। अवंतिका ऐसे बोल रही थी जैसे कहीं की राजकुमारी हो। अभिमन्यु ने दांत पिसते हुए कहा, अंडस्को, तुम कहीं की राजकुमारी हो जिसका ऑर्डर फॉलो करें। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, तो रहो इस जंगल में। मैं तुम्हें जंगल से बाहर नहीं निकालूंगी। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, अंडस्को, मैं खुद निकल जाऊंगा, मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, अभी आते हुए देख ली तुम्हारी ट्रेनिंग। मेरी मदद के बिना तुम इस जंगल में कुछ नहीं कर पाओगे। पता नहीं क्यों युवराज को अवंतिका की बात सही लग रही थी। युवराज ने अभिमन्यु की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ खींचते हुए कहा, अंडस्को, अरे उसे भी कुछ पूछना होगा अपने बारे में बाबा से, कि उसका पति कब मिलेगा, उसकी शादी कब होगी। तू भी ना कमाल करता है, पूछने दे, तू चल साइड में। युवराज अभिमन्यु को खींचता हुआ दूर ले गया। तभी एक और तीर बाबा की तरफ आया और अवंतिका ने उसे पकड़ लिया और फिर बाबा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आपका इस जंगल में रहना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। बाबा अपनी जगह खड़े हो गए। बाबा हाथ जोड़ने वाले थे कि अवंतिका ने कहा, अंडस्को, हाथ मत जोड़िए बाबा, यहाँ से चले जाए। जब मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं खुद आपको अपने पास आने का न्योता नहीं दूंगी। अभी आप अपनी सुरक्षा के लिए जंगल को छोड़ दीजिए। बाबा ने कहा, अंडस्को, क्या उसका अंत नजदीक है? अवंतिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, उसका अंत इतना आसान नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं उसका अंत करके रहूंगी। अब आप यहाँ से चले जाए। बाबा फिर से हाथ जोड़ने वाले थे कि अवंतिका ने फिर से आंखों आंखों में उन्हें हाथ जोड़ने के लिए मना कर दिया और बाबा उस जगह से उतरकर एक डायरेक्शन में चले गए जहां और भी ज्यादा घना जंगल था और चलते ही जा रहे थे। अवंतिका ने बाबा को जाते हुए तब तक देखा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। अवंतिका ने फिर पलटकर अभिमन्यु और युवराज को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। अभिमन्यु और युवराज को अवंतिका और बाबा की एक भी बात सुनाई नहीं दी। अवंतिका उनके पास आए और बोली, अंडस्को, चलो अब हवेली चलते हैं। अभिमन्यु ने अवंतिका को चिढ़ाने भरे लहजे में कहा, अंडस्को, तो पूछ लिया तुमने बाबा से कि तुम्हारी शादी कब होगी, कब तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिलेगा? अवंतिका ने गुस्से में अभिमन्यु को देखा और अभिमन्यु ने मुस्कुरा दिया और अभिमन्यु को देखकर अवंतिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, राणा साहब, दिमाग पर जोर कम डालिए और अब बताएं हमें इस जंगल से कैसे निकलना है। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, अवंतिका, अभी तो तुमने कहा था 2 मिनट पहले कि तुम हमें इस जंगल से निकालोगी। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, लेकिन राणा साहब कह रहे थे ना, उन्होंने बाहर निकलने का प्रशिक्षण ले रखा है, तो अब यही हमें बाहर निकलेंगे। युवराज रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, अंडस्को, अवंतिका, प्लीज ऐसे मत करो, ये तो मजाक कर रहा था। देखो, मैंने और अभिमन्यु ने तुम्हारी और बाबा की एक भी बात नहीं सुनी। हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमें जंगल से बाहर निकालो। देखो, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, और फिर से उस कुएं के रास्ते की तरफ से मत लेकर जाना। अभिमन्यु ने युवराज का मजाक बनाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ अवंतिका, कहीं ऐसा ना हो कि वह कुएं की आत्मा युवराज को अपने पास बुला ले। अवंतिका ने दोनों को देखा और फिर एक तरफ चलने का इशारा किया। अवंतिका आगे आगे चल रही थी, युवराज और अभिमन्यु उसके पीछे पीछे। चांद की रोशनी में अवंतिका जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे अवंतिका सच में कोई राजकुमारी हो। तीनों काफी देर तक चलते रहे। फिर अभिमन्यु ने अवंतिका से पूछा, अंडस्को, अवंतिका, तुम्हें ये कपड़े किसने दिए? काफी सुंदर और साफ सुथरे कपड़े हैं तुम्हारे। अवंतिका ने कहा, मेरी माँ ने। अभिमन्यु ने पूछा, अंडस्को, तुम्हारी माँ कहाँ है? अवंतिका बोली, अंडस्को, वह बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, तो फिर यह कपड़े तुम्हें कब दिए? अवंतिका बोली, अंडस्को, मरने से पहले। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, तुम कितना झूठ बोलती हो। ये सुनकर अवंतिका पलट गई और अभिमन्यु की आंखों में देखकर बोली, अंडस्को, अवंतिका कभी झूठ नहीं बोलती। अभिमन्यु ने भी अवंतिका की आंखों में देखकर कहा, अंडस्को, लेकिन तुम सच भी नहीं बोलती। मैं सच ही बोलता हूँ।
आपके समझने में फर्क है राणा साहब, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अभिमन्यु ने हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा। अंडस्को, और अगर मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? अवंतिका बोली। अंडस्को, तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन अगर आप मेरा झूठ नहीं पकड़ पाए तो मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। मैं आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। अब चलिए। अभिमन्यु के लिए अवंतिका दिन पर दिन राज बनती जा रही थी, एक ऐसा राज जिसे अभिमन्यु सुलझाना चाहता था। अभिमन्यु का दिल हमेशा अवंतिका से बात करने के लिए कहने लगा था। अवंतिका के साथ टाइम बिताना अभिमन्यु को अच्छा लगता था। अभिमन्यु अवंतिका को जानबूझकर छेड़ता था। सुबह के करीब 4 बजे तीनों गाड़ी के पास आ गए। युवराज और अभिमन्यु की तो हालत बहुत बुरी हो गई थी, दोनों ही बुरी तरह थके हुए थे, जबकि अवंतिका उसके चेहरे पर तो थकावट थी ही नहीं। अभिमन्यु ने हफ्ते में कहा। अंडस्को, अवंतिका तुम थकती नहीं हो? अवंतिका ने कहा। अंडस्को, नहीं। अभिमन्यु ने पूछा। अंडस्को, क्यों नहीं थकती? अवंतिका बोली। अंडस्को, मनुष्य थकते हैं, मैं नहीं थकती। अभिमन्यु ने पूछा। अंडस्को, ओ तुम मनुष्य नहीं हो? अवंतिका बोली। अंडस्को, नहीं, मैं राजकुमारी हूँ। इस पर युवराज ने कहा। अंडस्को, हाँ तुम राजकुमारी हो, किसी बहुत बड़े सियासत की राजकुमारी हो, हम जानते हैं। अब चलो गाड़ी में बैठो। इस बार युवराज ने स्टीयरिंग संभाला। अभिमन्यु युवराज के बराबर में बैठ गया और अवंतिका पीछे बैठ गई। सच था, अवंतिका झूठ नहीं बोलती थी, बस अभिमन्यु और युवराज उसके सच को समझ नहीं पाते थे। उन दोनों को ही लगता था कि अवंतिका का मजाक कर रही है। युवराज ड्राइव कर रहा था और अभिमन्यु फ्रंट मिरर से अवंतिका को देख रहा था। अभिमन्यु जब भी अवंतिका को देखता था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती थी। उसे अवंतिका का साथ भाने लगा था। अचानक ही अभिमन्यु ने पूछा। अंडस्को, अवंतिका तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अवंतिका ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु ने कहा। अंडस्को, मतलब कोई दोस्त जो लड़का हो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो, या जिस लड़के को देखकर तुम्हें लगता हो इससे शादी करनी चाहिए, समझ रही हो ना बॉयफ्रेंड का मतलब? अवंतिका बोली। अंडस्को, हमारा कोई लड़का दोस्त नहीं है, जो भी हो आप हो, और आपसे तो हम शादी नहीं करना चाहते, और न ही आपको देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें आपसे शादी करनी चाहिए। अभिमन्यु ने अवंतिका को छोड़ते हुए कहा। अंडस्को, क्यों, मुझमें क्या कमी है? फौज में पायलट हूँ, रणधीर सिंह राणा का पोता हूँ, आसपास के 20 गांव मेरे बारे में जानते हैं, एक अमीर खानदान का बेटा हूँ, एक लड़की को और क्या चाहिए? और हाँ, सबसे बड़ी बात, स्मार्ट भी हूँ। तुम जानती हो मुझे कितनी लड़कियों ने ऑफर दिए हैं, लेकिन मैंने सब रिजेक्ट कर दिए। अभिमन्यु ने पीछे पलटकर अवंतिका को देखते हुए कहा। अंडस्को, जानती हो मैंने इतने ऑफर क्यों रिजेक्ट किए? अवंतिका पूरे स्वाभिमान के साथ बोली। अंडस्को, हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। अवंतिका की ऐसी बात सुनकर अभिमन्यु का मुंह लटक गया और तभी युवराज ने गाड़ी हवेली के बाहर रोक दी। युवराज ने गाड़ी बंद करते हुए कहा। अंडस्को, बस कर अभिमन्यु, तेरी दाल नहीं गलेगी यहाँ, क्यों अवंतिका को परेशान कर रहा है? अभिमन्यु ने युवराज के सिर पर हल्का सा मारकर कहा। अंडस्को, अब तेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, मेरी भी मत बनने देना। फिर तीनों गाड़ी से उतर गए। युवराज हवेली के अंदर चला गया। अवंतिका भी जाने लगी तो अभिमन्यु ने अवंतिका का हाथ पकड़कर कहा। अंडस्को, सच में तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने इतनी लड़कियों के ऑफर क्यों रिजेक्ट किए? अवंतिका ने गुस्से में कहा। अंडस्को, राणा साहब हद में रहिए, हद पार करने का हक हमने आपको नहीं दिया। अवंतिका ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। अंडस्को, राणा साहब, एक बात ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हम अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो उसका एक कारण है, आपकी मदद कर रहे हैं तो हमारा भी एक मकसद है, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हमें मजबूरन आपका साथ छोड़ना होगा। अभिमन्यु तो बस अवंतिका की बातों को सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवंतिका को समझना इतना आसान नहीं था। अवंतिका हवेली के अंदर जाने लगी और फिर वापस आकर बोली। अंडस्को, एक और बात राणा साहब, मेरा मकसद आपके और युवराज जी के बिना पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके सवाल मेरे बिना कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो अपनी हद पार मत कीजिए, और यह मेरी अंतिम चेतावनी है। अवंतिका हवेली के अंदर जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा। अंडस्को, अवंतिका, तुम डरती हो ना मेरे करीब आने से? तुम्हें डर लगता है ना? तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, लेकिन समझ नहीं आता कि डरती क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, रणधीर सिंह राणा का पोता तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोज कर रहा है। जैसे ही अभिमन्यु ने अपने आधे अधूरे शब्दों में प्यार का इजहार किया, वैसे ही अवंतिका ने पलटकर अभिमन्यु को गुस्से में घूरते हुए कहा। अंडस्को, एक बार प्रेम करके देख चुके हैं, दोबारा इस प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, बेहतर होगा कि मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना मैं जैसे हवा की तरह आई थी वैसे ही झोंके की तरह गायब हो जाऊंगी।
इतना कहकर अवंतिका चली गई। अवंतिका के जाते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, लगता है लड़की का दिल टूट गया। कोई बात नहीं, इस दिल को हम दोबारा जोड़ देंगे। अभिमन्यु भी फिर हवेली के अंदर आ गया। अवंतिका अपने कमरे में खड़ी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी और तभी दाइमा अवंतिका के कमरे में आई। दाइमा अपनी लाठी के सहारे अवंतिका के करीब आ गई और बोली, अंडस्को, परेशान हो? अवंतिका ने दाइमा की तरफ नहीं देखा, वह अभी चांद को ही देख रही थी और फिर उसने हल्की सी गर्दन हिलाकर कहा, अंडस्को, आज राणा साहब ने हमारा हाथ पकड़ा। दाइमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एपिसोड 37 श्राप से वरदान। दाइमा अपनी लाठी के सहारे अवंतिका के करीब आ गई और बोली, अंडस्को, परेशान हो? अवंतिका ने दाइमा की तरफ नहीं देखा, वह अभी चांद को ही देख रही थी और फिर उसने हल्की सी गर्दन हिलाकर कहा, अंडस्को, आज राणा साहब ने हमारा हाथ पकड़ा। दाइमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ए फ्लैट आगे। अवंतिका ने दाइमा की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर अवंतिका को ही देख रही थी। अवंतिका ने कहा, अंडस्को, मुस्कुराने का वक्त नहीं है, उन्हें अपने जज्बातों को नियंत्रण रखना ही होगा। हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे, उन्हें कभी नहीं बता पाएंगे हमारा मकसद क्या है। उन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे कि हम यहाँ इस हवेली में क्यों हैं। उन्हें खुद को रोकना होगा। दाइमा ने कहा, अंडस्को, राजकुमारी, आपको भी खुश रहने का हक है। अवंतिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, हमारी खुशियाँ तो कब की उजड़ चुकी है, हम कभी खुश नहीं रह सकते और हम यहाँ खुश रहने नहीं आए हैं, उसका अंत करने आए हैं और उसका अंत करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे और हम नहीं चाहते हमारे जाने के बाद राणा साहब तकलीफों के बीच रहे, इसलिए उन्हें खुद को रोकना होगा। हमने उन्हें चेतावनी दी है कि वह खुद को रोक ले, लेकिन कहते हैं ना, प्रेम की रफ्तार को धीमा नहीं किया जा सकता, न ही रोका जा सकता है। हमें डर है राणा साहब का प्रेम फिर से हमारी कमजोरी न बन जाए। दाइमा ने अवंतिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा मत कहिए, राजकुमारी, प्रेम कभी कमजोर नहीं होता और ना ही कभी कमजोरी बनता है। प्रेम तो हमेशा से ही ताकतवर होता है, प्रेम से बड़ी ताकत सृष्टि में है ही नहीं। अवंतिका ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, नहीं दाइमा, प्रेम हमारी कमजोरी बनेगा, पहले भी बना था, अब भी बनेगा, लेकिन इस बार हम प्रेम को अपने कमजोरी नहीं बनने देंगे। हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उस मकसद को किसी भी तरह पूरा करेंगे। हमें राणा साहब से दूर रहना है, बहुत दूर। राजकुमारी, आप तो राणा साहब से दूर रह लेंगे, लेकिन राणा साहब क्या आपसे दूर है पाएंगे? दाइमा ने कहा। अवंतिका खिड़की के पास से चलकर सोफे पर आए और बैठते हुए बोली, अंडस्को, जानती हूँ वह हमसे दूर नहीं रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे। अचानक ही अवंतिका सोफे पर लीन हुए बोली, अंडस्को, हम थक गए हैं। दाइमा, ये सब कब तक चलेगा? कब खत्म होगा ये सब? कब हमें श्राप से मुक्ति मिलेगी? दाइमा ने कहा, अंडस्को, राजकुमारी, ऐसा नहीं कहते, ये तो वरदान है, श्राप नहीं है। इस पर अवंतिका ने कहा, अंडस्को, श्राप ही है दाइमा, हमने श्राप को वरदान बनाया है। उस योगी का श्राप ही था जो हमें लग गया और ऐसा लगा कि हम बरसों से भटक रहे हैं, हमें मुक्ति नहीं मिल रही, हमारी मुक्ति उस शैतान से जुड़ गई। हमने श्राप को वरदान बनाया, हम आग में तपे हैं, न जाने कितने ही बरस हमने अंधेरे में काट दिए, न जाने कितने ही साल उस जंगल में भटकते रहे हैं, कितने ही तप किए हैं हमने, तब जाकर हमने श्राप को वरदान बनाया। दाइमा, आपको क्या लगता है श्राप बस रणधीर सिंह राणा को मिला है? नहीं, उनके श्राप का तोड़ भी है, लेकिन मेरे श्राप का क्या? मेरे श्राप का तोड़ तो मेरे पास ही है। जब तक मैं शैतान को नहीं मार लूंगी तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं होगी। चाहूं भी तो रो नहीं सकती, रोती हूं तो इन आंखों में आंसू नहीं आते। दाइमा ने अवंतिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को, जिस दिन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उसी दिन आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। कमजोर मत पड़िए राजकुमारी, आपको अपना मकसद पूरा करना है। उस शैतान को आप ही हरा सकती हैं, आपको शैतान को हराना होगा, वरना ना जाने वह शैतान और कितनी तबाही मचाएगा। अवंतिका ने इस पर पूरे स्वाभिमान के साथ बोला, अंडस्को, दाइमा, हम राणा खानदान को बचाएंगे, हम अपना मकसद पूरा करेंगे, हम इस बार सृष्टि सम्राट को अलग नहीं होने देंगे, उस शैतान को हम जरूर मारेंगे। हमारा प्रेम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस बार सृष्टि सम्राट का प्रेम जरूर पूरा होगा, हम उन्हें अधूरा नहीं छोड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ युवराज सो चुका था, लेकिन अभिमन्यु की आंखों में नींद नहीं थी। वह जब भी आंखें बंद करता उसे अवंतिका का चेहरा दिखाई देता, अवंतिका की बातें, अवंतिका का चलन, अवंतिका के कपड़े, अवंतिका के माथे पर लगी मांग पट्टी, अभिमन्यु को सब कुछ आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु की नींद अवंतिका ले जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की जब सुबह आंख खुली तो सृष्टि उसके पास एक हाथ पंखे से हवा कर रही थी। ये देखकर सम्राट की आंखें पूरी तरह से खुल गई और वह बहकता हुआ बोला, अंडस्को, तुम ये क्या कर रही हो?
सृष्टि ने कहा, अंडरस्को कल रात आप ठीक से सो नहीं रहे थे, बेचैन हो रहे थे। मैं समझ गई आपको गर्मी लग रही है, इसलिए यह पंखा कर रही थी ताकि आप चैन से सो सकें। सम्राट ने कहा, अंडरस्को दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमने पूरी रात मुझे हवा की। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सृष्टि को देखकर भी लग रहा था पूरी रात सोई नहीं है, वह बस पूरी रात सम्राट को ही हवा करती रही ताकि सम्राट ठीक से सो जाए। सृष्टि की गर्दन हाँ में हिलता हुआ देखकर सम्राट खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को सच में उस लड़की से शादी कर दी मेरी, जिसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तभी घर के भीतर से हेमलता दूध लेकर आए और उसने सम्राट को दूध पकाते हुए कहा, अंडरस्को छोटे मालिक लीजिए दूध पी लीजिए। इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को मैं बिना ब्रश किए दूध नहीं पिता काकी। हरिया के घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था। सृष्टि उस पेड़ के पास गई और वहां से एक टहनी तोड़कर लाए और फिर सम्राट की तरफ बढ़ते हुए कहा, अंडरस्को लीजिए इससे कर लीजिए ब्रश, ब्रश से ज्यादा फायदेमंद होता है ये। सम्राट ने टहनी ले ली और उससे दातुन करने लगा क्योंकि सम्राट भी जानता था नीम दांत के लिए अच्छा होता है। कुल्ला करने के बाद सम्राट ने एक हाथ से दूध ले लिया और फिर उसे पीते हुए कहा, अंडरस्को काकी मैं उस लड़के को देखकर आता हूँ, उसके बाद हवेली वापस चला जाऊंगा। काकी ने हाँ में गर्दन दिला दी। सम्राट फिर से काका के साथ उनके पड़ोसियों के घर गए, जहां वह लड़का अब ठीक हो चुका था। सम्राट ने उस लड़के का चेकअप किया और फिर बोला, अंडरस्को इसे कुछ दिन तक हल्का खाना ही खिलाना, बाकी यह अब ठीक हो जाएगा। फिर सम्राट ने अपने बॉक्स में से कुछ दवाएं निकाल कर उस लड़के की मां को देते हुए कहा, अंडरस्को इसमें से एक एक दवाई सुबह शाम दे देना, 4 दिन तक देना, फिर आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लड़के के माँ बाप दोनों ही सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, अंडरस्को छोटे मालिक आज आप नहीं होते तो हमारी तो दुनिया ही लुट जाती। सम्राट ने कहा, अंडरस्को अब नहीं लूटेगी, इनफैक्ट अब किसी की नहीं लूटेगी। मैं अब वापस शहर नहीं जाऊंगा, यही एक छोटा सा अस्पताल बनवाऊंगा जहां एक डॉक्टर की टीम का अरेंजमेंट भी करूंगा, जहां आप सबका फ्री में इलाज होगा। ये सुनते ही हरिया के साथ साथ उस लड़के के माँ बाप भी खुश हो गए। हरिया फिर सम्राट को लेकर अपने घर वापस आ गया और बोला, अंडरस्को छोटे मालिक आप सच कहते हैं, अब वापस शहर नहीं जाएंगे। सम्राट ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं काका मुझे यहाँ रुकने की एक वजह चाहिए थी, वह मुझे मिल गई। बस अब कल से अस्पताल बनवाने की तैयारी करनी शुरू कर दूंगा, बहुत जल्द आसपास के सारे गांव को चिकित्सा की सुविधा हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सब नाश्ता कर रहे थे। अवंतिका खाना नहीं खाती थी, वह बस खाना खाने का नाटक करती थी। अभिमन्यु खाना खा रहा था, उसके जस्ट सामने अवंतिका बैठी थी। अवंतिका को देख देख कर अभिमन्यु की भूख तो जैसे मर ही गई थी। एक ही रात में अभिमन्यु अवंतिका को अपने दिल में ले आया था। अभिमन्यु पूरी रात नहीं सोया। अवंतिका उसके ख्यालों से जा ही नहीं रही थी, जबकि अवंतिका अभिमन्यु के दिल की बात समझती थी, इसलिए उसने एक बार भी अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा क्योंकि वह जानती थी अगर वह अभिमन्यु को देखेगी तो अभिमन्यु के दिल के अरमान और ज्यादा जागेंगे और वह चाहकर भी अभिमन्यु के दिल के अरमान पूरे नहीं कर पाएगी। तभी अभिमन्यु ने अपनी सूप के चम्मच को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को दादी आपको नहीं लगता मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए? दादी ने कहा, अंडरस्को मैंने तेरे दादाजी से कहा था कि अब हमें अभिमन्यु की भी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन अभी हमें तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, जब मिलेगी तो तुम्हारी भी शादी कर देंगे। अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को दादी लड़की तो मुझे मिल गई, पर वह लड़की मान नहीं रही। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका को गुस्सा आ गया और उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को अगर वह लड़की मान नहीं रही तो आपको अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वह लड़की मान नहीं रही तो उसका अपना कोई कारण होगा, आप क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हैं? आपके लिए तो लाखों लड़कियां जान देने के लिए तैयार हो जाएगी, उस लड़की का पीछा छोड़ दीजिए, सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर अवंतिका वहां से जाने लगी। अभिमन्यु ने दादी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को दादी कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर उसके कारण है तो वह मुझे साफ साफ अपने कारण बताएं। मुझे अपने प्यार में रुसवाई मंजूर है, लेकिन रुसवाई के डर से मैं अपना प्यार तो नहीं छोड़ सकता। अवंतिका न पलटी और न ही उसने अभिमन्यु के सवालों का जवाब दिया। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की जैसे वह अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो और फिर वहां से गार्डन में आ गई। तभी अभिमन्यु भी अवंतिका के पीछे पीछे आ गया। अभिमन्यु अवंतिका को देख रहा था लेकिन अवंतिका ने एक बार भी अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा। अभिमन्यु बिल्कुल अवंतिका के पीछे खड़ा था। अभिमन्यु ने जेब में हाथ डाले हुए थे। अवंतिका जानती थी अभिमन्यु उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अवंतिका बोली, अंडरस्को बर्बाद हो जाओगे। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को मंजूर। अवंतिका बोली, अंडरस्को कुछ हासिल नहीं होगा। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को मंजूर।
खुद पर नियंत्रण रखिए राणा साहब, शिवाय तबाही के कुछ नहीं है इस प्रेम में। अवंतिका फिर गुस्से में बोली। मंजूर, अभिमन्यु ने फिर से मीठी आवाज में कहा। अवंतिका पलटकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, तो ठीक है, हम इस हवेली से चले जाते हैं, शायद तब आपको कुछ समझ आए। अवंतिका जाने के लिए जैसे ही पलटी, अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं प्यार कर सकता मैं तुम्हें? दिल टूट गया तुम्हारा तो क्या जीना छोड़ दोगी? किसी ने तुम्हें चीट किया तो तुम्हें हर मर्द चीटर नजर आता है। अवंतिका ने एक बार फिर से अभिमन्यु का हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्को, कल रात हमने आपको समझाया था, लेकिन शायद आप समझना नहीं चाहते। अब इस हवेली में रुकने का कोई मतलब नहीं। हमने आपको चेतावनी दी थी लेकिन आपने हमारी चेतावनी मजाक में उड़ा दी। हम अपना मकसद आपकी मदद के बिना भी पूरा कर लेंगे। अवंतिका अपनी बात बोलकर हवेली के अंदर जाने लगी तो अभिमन्यु ने जल्दी से उसके सामने आकर बोला, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, हवेली से मत जाओ। अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, राणा साहब मुझे जाना होगा, आज नहीं तो कल इस हवेली को छोड़कर जाना ही है, तो आज ही चली जाती हूँ, वरना आप हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। हम अपने मकसद से नहीं भटक सकते, हमें अपना मकसद किसी भी हालत में पूरा करना होगा और उसके लिए सबसे पहले हमें आपसे दूर जाना होगा। अब आगे से हट जाए। अभिमन्यु हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को, अरे माफ कर दो, सॉरी बोल तो रहा हूँ, पक्का वादा आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। किया तो? अवंतिका ने सवाल किया। क्या है अवंतिका और अभिमन्यु का रिश्ता? आखिर किस श्राप ने लगाया हुआ है अवंतिका की जिंदगी में ग्रहण? एपिसोड 38, सक्षम का गुस्सा। अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, राणा साहब मुझे जाना होगा, आज नहीं तो कल इस हवेली को छोड़कर जाना ही है, तो आज ही चली जाती हूँ, वरना आप हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और हम अपने मकसद से भटक जाएंगे। हम अपने मकसद से नहीं भटक सकते, हमें अपना मकसद किसी भी हालत में पूरा करना होगा और उसके लिए सबसे पहले हमें आपसे दूर जाना होगा। अब आगे से हट जाए। अभिमन्यु हाथ जोड़ते हुए बोला, अंडरस्को, अरे माफ कर दो, सॉरी बोल तो रहा हूँ, पक्का वादा आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। किया तो? अवंतिका ने सवाल किया। अब आगे। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, तो तुम इस हवेली से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे बताकर जाना प्लीज। इतना कहकर अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ आंख मार दी और अवंतिका अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग गई। अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, आप नहीं सुधरेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, कोशिश करूंगा सुधरने की, लेकिन प्लीज तुम हवेली छोड़कर मत जाओ, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अभिमन्यु के इतना रिक्वेस्ट करने पर अवंतिका मान गई और हवेली के अंदर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सम्राट भी सृष्टि को लेकर हवेली वापस आ गया। सृष्टि के चेहरे पर आज हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि सम्राट अब गांव वालों के लिए कुछ करना चाहता था। सम्राट और सृष्टि जब हवेली के अंदर आए तो दादाजी सोफे पर बैठे हुए कुछ कागज देख रहे थे। सम्राट ने दादाजी के पास बैठते हुए कहा, अंडरस्को, दादाजी आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा हवेली में ही रहूं? दादाजी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, चाहता तो हूँ, लेकिन तुम्हें तो जाने की रट लगी हुई है। तुमने तो सोच लिया कि अपने दादा दादी को अकेला छोड़कर शहर ही चले जाओगे। दादी भी उनके पास आती हुई बोली, अंडरस्को, अरे हमने तो इसे जाने के लिए मना भी नहीं किया, चला जाए, लेकिन सृष्टि को लेकर जाए, पर इसने तो हमारी कोई बात नहीं मानी, बहुत बड़ा हो गया है ना ये। सम्राट ने अपने बालों में हाथ मार कर कहा, अंडरस्को, दादाजी दादी जी मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही दादा दादी के कान खड़े हो गए। दादाजी और दादी दोनों ही हैरानी से सम्राट को देखने लगे और सम्राट ने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद दादाजी अपने संस में आकर बोले, अंडरस्को, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम यहाँ रुक जाओ। सम्राट ने कहा, अंडरस्को, दादाजी आपको गाँव वालों के लिए अस्पताल बनवाना होगा, मैं यहाँ डॉक्टर की टीम अरेंज करना चाहता हूँ। आसपास के सभी गांव वाले अस्पताल दूर होने की वजह से इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन अब मैं यही एक अस्पताल खोल दूंगा तो सबको आसानी हो जाएगी। दादाजी सम्राट की बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने कहा, अंडरस्को, अस्पताल एकदम से तो बनेगा नहीं, कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। तब तक तुम जो हमारा पुराना वाला घर है वहाँ डॉक्टर की टीम बुला लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। फिलहाल उसे टेम्पररी अस्पताल ही बना लो, वह घर भी बहुत बड़ा है, छोटा सा अस्पताल तो बन ही जाएगा। रणधीर सिंह राणा का पुराना वाला घर गांव और हवेली के बीच में ही पड़ता था, वह घर ज्यादातर बंद ही पड़ा रहता था। रणधीर सिंह राणा ने विनोद की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, विनोद, पुराने वाले घर को साफ करवा दो, कुछ दिनों बाद वहां अस्पताल के लिए सामान आएगा, फिर उसे सेट करवा देना। विनोद ने हाँ में गर्दन हिला दी और चला गया।
दादी ने सम्राट की बलाई लेते हुए कहा, अंडस्को, बस सम्राट तुम हमारे पास रहो, बाकी जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे दादाजी तुम्हें दे देंगे। सम्राट वापस नहीं जाएगा ये सोचकर कहीं ना कहीं सृष्टि को भी अच्छा लग रहा था। सम्राट अब बेचैन नहीं था, उसे एक उद्देश्य मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जरूरत शहर से ज्यादा गांव में है। रात को सब डिनर कर रहे थे। सम्राट ने डिनर करते हुए कहा, अंडस्को, युवराज, मैंने रिजाइन के लिए मेल डाल दी है, बाकी कोई फॉर्मेलिटी होगी तो तुम देख लेना। बाकी तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहकर गांव वालों का इलाज करूंगा। युवराज ने बेपरवाह होकर कहा, अंडस्को, तो मैं अकेला वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम भी जानते हो यार, मैं तेरे बिना हॉस्पिटल में बोर हो जाऊंगा। सम्राट ने बाइट खाते हुए कहा, अंडस्को, मेरे बिना तुम बोर हो जाओगे? जब से यहाँ आए हो तब से तो अभिमन्यु की पूंछ बने घूम रहे हो, जब देखता हूँ तुम दोनों को साथ में ही देखता हूँ। सुना है आजकल बहुत गांव के चक्कर लगा रहे हो तुम दोनों। अभिमन्यु ने युवराज की थाली में रोटी रखते हुए कहा, अंडस्को, तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तू भी हमारे साथ चल, अब सारा दिन हम हवेली में बोर हो जाते हैं, इसीलिए दोनों भाई घूमने निकल जाते हैं। सम्राट ने फिर युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, तो तुम भी रिजाइन करने वाले हो? युवराज ने कहा, अंडस्को, रिजाइन तो नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाऊंगा भी नहीं, तब तो तेरा हॉस्पिटल सेटअप करने में तेरी हेल्प कर दूंगा। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। सम्राट अपने लैपटॉप में बैठकर काम कर रहा था। उसे बहुत सारी मेल करनी थी और बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट करना था, बहुत सारी परमिशन लेनी थी, इसलिए सम्राट अपने लैपटॉप में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वही सृष्टि बालकनी में खड़ी हुई थी। सृष्टि की नज़र तभी गार्डन में खड़े सक्षम पर गई। सक्षम भी गुस्से में सृष्टि की तरफ देख रहा था। इस वक्त सक्षम की आंखों से गुस्से के रूप में अंगारे बरस रहे थे। वह सृष्टि को ही देखे जा रहा था। सृष्टि बहुत प्यार से सक्षम को देख रही थी। उन दोनों के बीच बहुत दूरी थी, जिस वजह से सृष्टि समझ नहीं पाई कि सक्षम उसे कितनी गुस्से से घूर रहा है। सृष्टि ने दूर से ही कहा, अंडस्को, सक्षम अंदर आ जाओ, बाहर ठंड लग जाएगी। सम्राट ने सृष्टि की बात तो सुनी, लेकिन इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह सक्षम के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही उसे सक्षम के बारे में जानने में इंटरेस्ट था। उसका पूरा ध्यान बस गांव वालों के लिए अस्पताल खोलने में था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ने फिर कहा, अंडस्को, सक्षम अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। सक्षम सृष्टि की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसने सृष्टि की बातों पर रिएक्ट नहीं किया। वह अब भी गुस्से से ही सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि ने सक्षम की फिक्र करते हुए बालकनी से कमरे में आए और बाहर की तरफ जाने लगी। सम्राट अपने काम में डूबा हुआ था, इसलिए उसने सृष्टि से नहीं पूछा वह कहाँ जा रही है। सृष्टि बाहर गई तो अभिमन्यु से टकरा गई। अभिमन्यु ने अचानक ही पूछ लिया, अंडस्को, भाभी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इस पर सृष्टि ने कहा, अंडस्को, सक्षम बहुत देर से गार्डन में खड़ा है, उसे ठंड लग जाएगी, उसे अंदर लेकर आती हूँ। सृष्टि इतना बोलकर जल्दी जल्दी जाने लगी। अभिमन्यु जल्दी जल्दी चलता हुआ सृष्टि के पास गया और बोला, अंडस्को, भाभी आप जाइए, आराम कीजिए, सक्षम को मैं लेकर आता हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर सृष्टि रुक गई और फिर फिक्र करते हुए बोली, अंडस्को, भैया ले जरूर आना, पता नहीं सक्षम हम सब से इतना दूर दूर क्यों रहता है। ना हमारे साथ खाना खाता, ना हमारे साथ बैठता, ना बातें करता, वह बीमार है क्या? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, कुछ ऐसा ही समझ लो भाभी, वह बीमार है, उससे आप दूर रहा करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, प्लीज आप उससे दूर रहा करो। रही बात सक्षम को लाने की, तो मैं लेकर आता हूँ। आप सम्राट के पास जाए और जितना हो सके सक्षम से दूरी बनाकर रखें प्लीज। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभिमन्यु भी जल्दी जल्दी गार्डन में जाने लगा। अवंतिका ये सब देख रही थी। अवंतिका भी अभिमन्यु के पीछे पीछे गार्डन में आ गई। अभिमन्यु जितना भी स्ट्रांग था, लेकिन उसने जब से सक्षम को कुएं के पास देखा था, उसे कहीं ना कहीं सक्षम से डर लगने लगा था। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने अपने डर को कंट्रोल कर लिया और सक्षम के पास जाकर बोला, अंडस्को, सक्षम अपने कमरे में जाओ। सक्षम ने गुस्से भरी आंखों से अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडस्को, ना जाऊं तो क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम अभिमन्यु सिंह राणा? तुम चाहे कितना भी अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश करो, लेकिन तुम मुझसे डरते हो। अभिमन्यु ने एक नज़र बालकनी की तरफ देखा जहां सृष्टि अभी खड़ी थी। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, सक्षम, मैं सृष्टि के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप कमरे में चले जाओ और जितना हो सके सृष्टि से दूर रहो। सक्षम अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा अवंतिका अभिमन्यु के पीछे खड़ी थी और गुस्से में ना में गर्दन हिला रही थी। अवंतिका को देखकर सक्षम अपनी जगह रुक गया। सक्षम अभिमन्यु को देखता हुआ गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। अभिमन्यु ने एक राहत की सांस ली।
अभिमन्यु जैसे ही पलटा अवंतिका से टकरा गया। अभिमन्यु ने फ्लर्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, अब तुम खुद ही देख लो, मेरे आसपास तो घूमती रहती हो, फिर कहती हो कि मैं तुमसे ऐसी बात ना करूं, वैसी बात ना करूं। अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वह पलट कर जाने लगी। अभिमन्यु ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, अंडरस्को, शुभ रात्रि अवंतिका। अवंतिका ने पलट कर जवाब नहीं दिया और जाने लगी। अभिमन्यु ने फिर से रोकते हुए कहा, अंडरस्को, तो कल हम चले अपने मिशन पर। अवंतिका पलट कर बोली, अंडरस्को, आप हमसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढते हैं? अवंतिका के पलटने से अभिमन्यु खुश हो गया। अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहा, अंडरस्को, बहाने कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ कल चलते हैं सृष्टि भाभी की असली माँ से मिलने। अवंतिका ने पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहती हो हाँ ठीक है चलते हैं। अवंतिका पलट कर जाने लगी। अभिमन्यु अवंतिका को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर अवंतिका को देखने के बाद अभिमन्यु भी अपने कमरे में चला गया। अभिमन्यु जब कमरे में आया तो युवराज ने अभिमन्यु से कहा, अंडरस्को, इतनी देर से क्यों आया? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं यार, सृष्टि भाभी सक्षम के पास जा रही थी, मैंने देख लिया उन्हें, सक्षम के पास चला गया। युवराज ने कहा, अंडरस्को, दूर रहा कर सक्षम से, मुझे तो समझ नहीं आता अभी हमें क्या क्या मालूम करना है। सृष्टि भाभी के बारे में मालूम करना है, सक्षम के बारे में मालूम करना है और अवंतिका के बारे में भी मालूम करना है। अभिमन्यु ने युवराज की बात काटते हुए कहा। युवराज ने कहा, अंडरस्को, अवंतिका के बारे में क्या मालूम करना है? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, सब कुछ। कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारी मदद क्यों कर रही है, उसका दिल किसने तोड़ दिया, सब कुछ जानना है। युवराज ने कहा, अंडरस्को, देख, मुझे लगता है तुझे अवंतिका से दूरी बना लेनी चाहिए। अवंतिका कुछ मामलों में मुझे बहुत सीरियस लगती है। तुमने देखा ना, जब भी तुम उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, यही तो जानना है कि उसे इतना गुस्सा आता क्यों है, ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में जो वह प्यार नाम से भागती है। अभिमन्यु आगे बोला, अंडरस्को, अच्छा चल सोते हैं, कल हमें सृष्टि भाभी की असली माँ से मिलने भी जाना है। युवराज बेड पर लेटा हुआ बोला, तू जानता है सृष्टि भाभी की मम्मी कौन है? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, नहीं जानता तो नहीं हूं, पर चलो चलते हैं, आसपास के गांव में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। आखिर क्या है सक्षम का सृष्टि से रिश्ता? क्या अवंतिका, अभिमन्यु और युवराज ढूंढ पाएंगे सृष्टि की असली मां को? एपिसोड 39, कुएं और सक्षम। अभिमन्यु आगे बोला, अंडरस्को, अच्छा चल सोते हैं, कल हमें सृष्टि भाभी की असली मां से मिलने भी जाना है। युवराज बेड पर लेटा हुआ बोला, तू जानता है सृष्टि भाभी की मम्मी कौन है? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, नहीं जानता तो नहीं हूं, पर चलो चलते हैं, आसपास के गांव में ढूंढेंगे, कहीं ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। अब आगे। आधी रात हो गई, सब अपने अपने कमरे में सो गए। सम्राट अभी काम कर रहा था। सम्राट सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, इसीलिए सृष्टि कभी बालकनी में जाती और कभी कमरे में आती। वह सम्राट के काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह भी निश्चिंत होकर सो जाए। सम्राट अभी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सम्राट ने सृष्टि की बेचैनी को समझते हुए कहा, अंडरस्को, सृष्टि, अगर नींद आ रही है तो तुम बेड पर सो जाओ, मुझे अभी टाइम लगेगा, मुझे बहुत काम करना है। सृष्टि ने हिम्मत करते हुए पूछा, अंडरस्को, फिर आप कहाँ सोएंगे? सम्राट ने कहा, अंडरस्को, तुम निश्चिंत होकर बेड पर सो जाओ, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा, मुझे अभी बहुत काम करना है। सृष्टि ने अब कुछ नहीं पूछा और वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे सम्राट का भी काम हो गया। सम्राट ने पूरे सोफे पर लैपटॉप, फाइल, पेपर्स फैला रखे थे और सम्राट इतना थक गया था कि अब उन्हें समेटने का मन नहीं था। सम्राट ने लैपटॉप बंद किया, पेपर वेट उठाकर पेपर्स पर रखा और फिर सृष्टि के पास आकर लेट गया। सम्राट ने ब्लैंकेट से खुद को भी कवर किया और सृष्टि को भी कवर कर दिया। करीब 2:30 बजे सृष्टि के कानों में आवाज आए, अंडरस्को, उठो सृष्टि, मेरे साथ चलो, उठो सृष्टि, चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे पास ही तो आना है, तो मेरे पास क्यों नहीं आती? सृष्टि ने आवाज को इग्नोर किया और करवट लेकर सम्राट के करीब चली गई। सम्राट ने भी नींद में ध्यान नहीं दिया और अपना एक हाथ सृष्टि की कमर पर रख दिया। थोड़ी देर बाद आवाज फिर गूंजी, अंडरस्को, सृष्टि उठो, मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे पास आना है, तुम सम्राट के पास नहीं रुक सकती, तुम सम्राट के लिए नहीं बनी, तुम मेरे लिए बनी हो, आ जाओ सृष्टि, मेरे पास आ जाओ, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। सृष्टि फिर से आवाज को इग्नोर करके सम्राट के थोड़ा और करीब चली गई। सम्राट ने भी नींद में सृष्टि को खुद के करीब कर लिया और दोनों हाथों से उसे बाहों में भर लिया। अब वह आवाज थोड़ा गुस्से में बोली, अंडरस्को, सृष्टि, तुम इसके करीब नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे पास आना है,
तुम मेरे पास आओगी, तुम सम्राट के लिए नहीं बनी, सम्राट तुम्हें प्यार नहीं करता, सम्राट तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती। इस बार सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और वह बेसुध सी होकर बैठ गई। वह आवाज फिर से सृष्टि के कानों में गूंजी, अंडस्को, आओ सृष्टि, मेरे पास आओ। सृष्टि जैसे ही हिली तो सम्राट ने उसे अपनी बाहों में पकड़कर कहा, अंडस्को, कहाँ जा रही हो, सो जाओ। सम्राट ने नींद में ही सृष्टि को अपने करीब कर लिया और कसकर अपनी बाहें उस पर लपेट दी। सृष्टि सम्राट की बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह आवाज कंटिन्यू सृष्टि को बुला रही थी, लेकिन सम्राट ने नींद में भी अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, सृष्टि बस करो, वैसे भी मैंने 2 बजे तक काम किया है, मुझे थकावट हो रही है, चुपचाप सो जाओ। अचानक ही सृष्टि बोली, अंडस्को, मुझे जाना होगा, वह मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है, छोड़ दीजिए मुझे जाना होगा। सृष्टि क्या बोल रही थी सृष्टि को भी नहीं पता था और सम्राट भी नींद में था। उसने भी सृष्टि की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अंडस्को, जो भी बुला रहा है सुबह चली जाना, अभी सो जाओ। सम्राट ने फिर से सृष्टि का सिर अपने कंधे पर रख लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अंडस्को, सो जाओ सृष्टि। सृष्टि ने फिर से सम्राट की बाहों में कसमसाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे अभी जाना है, वह मुझे अभी बुला रहा है, मुझे अभी जाना होगा, छोड़ दीजिए। सृष्टि के बार बार ऐसा बोलने से सम्राट इरिटेट हो गया। फिर सम्राट ने हाथ बढ़ाकर नाइट लैम्प चलाया और फिर उठकर लाइट जलाकर सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, कौन बुला रहा है, किसके पास जाना है। सृष्टि, रात के 2:30 बजे बज रहे हैं, इस वक्त में कहाँ जाना है। सृष्टि कुछ देर तक हैरानी से सम्राट को देखती रही, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सम्राट उसे क्या कह रहा है। और फिर अचानक ही वह बेहोश हो गई। सम्राट ने सृष्टि को संभालते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन सृष्टि तो बेहोश हो चुकी थी। सम्राट ने सृष्टि के चेहरे पर पानी की 24 बूंद की छींटें मारी। सृष्टि को कई बार जगाने के बाद फाइनली सृष्टि ने अपनी आंखें खोल दी। सम्राट ने सृष्टि का चेहरा अपने सीने से लगाया हुआ था। सम्राट ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ सृष्टि, कौन बुला रहा था तुम्हें, मुझे बताओ। सृष्टि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मुझे नहीं पता। अचानक ही सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। सृष्टि ने कसकर सम्राट को गले लगा लिया। सृष्टि फूट फूट कर रोने लगी। सृष्टि बोली, अंडस्को, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे कोई बुलाता है, मैं खुद से नहीं जाती, वह मुझे अपने पास आने के लिए कहता है। सम्राट को अभी लग रहा था कि सृष्टि का वहम है, सृष्टि को नींद में चलने की बीमारी है। सम्राट ने सृष्टि को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा तुम रो नहीं, तुम बीमार हो ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे पास, अब तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा, अब तुम सो जाओ। सृष्टि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मैं सोंगी तो मुझे फिर से बुलाएगा, मैं फिर से नींद में उठकर चली जाऊंगी, मुझे नहीं सोना, मैं आप कभी नहीं सोंगी। सम्राट सृष्टि का डर समझ रहा था। सम्राट ने सृष्टि को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बराबर में लेट गया। सम्राट ने सृष्टि का सिर अपने कंधे पर रखा, उसे सहलाते हुए कहा, अंडस्को, मैं हूं ना, अब तुम्हें नहीं बुलाएगा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब तुम सो जाओ। सम्राट ने थोड़ी देर सृष्टि का सिर सहलाया तो सृष्टि हो गई। सम्राट ने अचानक ही सृष्टि के माथे को चुन लिया और फिर सोचते सोचते सम्राट भी सो गया। वहीं दूसरी तरफ अंधेरी रात में सक्षम उस कुएं के ऊपर बैठा हुआ था। सक्षम जिस तरह बैठा था उसे देखकर कोई भी डर जाता। सक्षम के हाथ में किसी जानवर की हड्डी थी जिसे वह खा रहा था। सक्षम किसी जानवर की तरह मांस खाता और हड्डी कुएं में फेंक देता। तभी उस कुएं में से एक जला हुआ हाथ बाहर आया। सक्षम ने एक हड्डी उस जले हुए हाथ को दे दी और वह जला हुआ हाथ फिर से नीचे चला गया। सक्षम ने पेट भरकर मांस खाया और फिर अपनी आंखें लाल करके कुएं की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, तेरा पेट भरता हूं मैं, और तुझसे अब तक अपने पास सृष्टि को नहीं बुलाया गया। कितने ही साल हो गए मुझे इंतजार करते करते, लेकिन तेरे बस में कुछ भी नहीं। कुएं में से आवाज आए, मालिक, मैं तो हर रात कोशिश करता हूं, लेकिन सृष्टि को कोई ना कोई बचा लेता है। सक्षम ने गुस्से में कुएं की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, सृष्टि को बचाने वाले बहुत हैं, अब तो सम्राट भी उसकी जिंदगी में आ गया। उन दोनों के बीच प्रेम स्थापित हो, उससे पहले ही सृष्टि को अपने पास बुला लो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तभी कुएं में से 2 जले हुए हाथ बाहर निकले और वह हाथ जोड़कर सक्षम को देखते हुए बोले, अंडस्को, माफ कर दीजिए मालिक, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सृष्टि को अपने पास बुला लूं। सक्षम को गुस्सा आ गया और उसने उस जले हुए हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारी कोशिश देख रहा हूं मैं, तुम्हें अघोरी बाबा मूर्ख बनाकर चला गया और तुम मूर्ख बन गए। तुमने 10 साल तक अपने आप को सुला लिया।
हाथ मुड़ने से कुएं में से आवाज आए, अंडरस्को, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, माफ कर दीजिए, मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सृष्टि इस कुएं में आ जाए, लेकिन उसे हर बार कोई ना कोई बचा लेता है। सक्षम ने जले हुए हाथ को छोड़ दिया और वह जले हुए हाथ फिर से कुएं के अंदर चले गए। सक्षम खड़ा हुआ और उसने पास पड़ा मरा हुआ जानवर उठाकर कुएं में फेंक कर कहा, अंडरस्को, ले इसे भी खा ले, लेकिन याद रख अगर तुम सृष्टि को मार नहीं पाया तो खोलता हुआ लावा इस कुएं में डाल दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तू दफन हो जाएगा, नरक की आग में जलेगा तू, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति चाहता है तो सृष्टि को अपने पास बुला। इतना कहकर सक्षम कुएं से उतरकर जानवर की तरह भागता हुआ हवेली आ गया। अगली सुबह सृष्टि अभी सो रही थी, जबकि सम्राट की आंख खुल गई थी। सम्राट अभी सृष्टि को देख रहा था। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, जो भी हो लेकिन सृष्टि बहुत खूबसूरत है, लगता ही नहीं कि इस दुनिया की है, लगता है परीलोक से आई है। सम्राट बहुत प्यार से सृष्टि को निहार रहा था, जैसे वह आज ही सृष्टि को अपनी आंखों में समा लेगा। सम्राट सृष्टि को ही देख रहा था और सृष्टि ने तभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सृष्टि की नज़र सम्राट से मिली। कुछ देर तक सृष्टि सम्राट को ही देखती रही। सम्राट सच में बहुत हैंडसम था, इतना कि कोई भी सम्राट को देखता तो उसे अपना दिल दिए बिना नहीं रहता। यही हालत सृष्टि की भी थी। सृष्टि भी कब से सम्राट को अपना मान चुकी थी, लेकिन सम्राट के बिहेवियर की वजह से वह सम्राट से दूर ही रहती थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और तभी सम्राट धीरे धीरे सृष्टि की तरफ झुकने लगा। सम्राट सृष्टि की होठों पर किस करता उससे पहले ही युवराज धन धन आता हुआ उनके कमरे में आया। युवराज ने जैसे ही दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखा तो उसके मुंह से निकला, अंडरस्को, ओ सॉरी, मैं गलती से आ गया। युवराज की आवाज सुनकर सृष्टि सम्राट दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सम्राट जल्दी से बेड से उतरा। युवराज भी एक सेकंड वहां नहीं रुका और उनके कमरे से भाग गया। सम्राट सृष्टि से नजर चुराता हुआ बोला, अंडरस्को, मैं पूछकर आता हूं क्यों आया था। सृष्टि भी सम्राट की तरफ देख नहीं रही थी, वह भी हवा की तरह भागती हुई वॉशरूम में चली गई। दोनों के लिए ही सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। सिचुएशन तो रोमांटिक थी, लेकिन युवराज ने आकर कबाड़ा कर दिया था। सम्राट बाहर गया। उसने जाते ही युवराज की गर्दन पकड़कर कहा, अंडरस्को, अबे नोक करना नहीं आता तुझे। युवराज ने कहा, अंडरस्को, और तुझे लॉक करना नहीं आता। तूने ही तो कहा था तेरे और भाभी के बीच कुछ नहीं है, इसलिए मैं आ गया। मुझे क्या पता कि तू तो सृष्टि भाभी को प्यार करने लगा है। सम्राट ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। युवराज ने हैरानी से अपने कमर पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को, सुनी तो झूठ भी हो सकती है, लेकिन आंखों देखी कैसे झूठ मानूं। मैंने खुद देखा तू सृष्टि भाभी को किस करने वाला था। अब जब तेरे और उसके बीच कुछ नहीं है तो तू ऐसे ही किस करने वाला था। सम्राट के पास युवराज के सवालों का जवाब नहीं था। सम्राट को खुद नहीं पता था कि वह जब सृष्टि के पास होता है तो उसकी खूबसूरती में क्यों खो हो जाता है। सम्राट ने फिर कहा, अंडरस्को, ये बता तू मेरे कमरे में क्यों आया था। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, पहले तू बता, तू अगर भाभी को प्यार नहीं करता तो उन्हें किस क्यों करने वाला था। क्यों सक्षम चाहता है सृष्टि कोई कुएं पर बुलाना। आखिर किसके हैं वो दो जले हाथ। एपिसोड 40 उसका अंत कैसे करें। सम्राट के पास युवराज के सवालों का जवाब नहीं था। सम्राट को खुद नहीं पता था कि वह जब सृष्टि के पास होता है तो उसकी खूबसूरती में क्यों खो हो जाता है। सम्राट ने फिर कहा, अंडरस्को, ये बता तू मेरे कमरे में क्यों आया था। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, पहले तू बता, तू अगर भाभी को प्यार नहीं करता तो उन्हें किस क्यों करने वाला था। अब आगे। युवराज की बात सुनकर सम्राट फिर से सृष्टि के ख्यालों में खो गया। उसके सामने फिर से सृष्टि की खूबसूरती अपनी जगह बनाने लगी। युवराज ने सम्राट की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, अरे कुछ पूछ रहा हूँ। सृष्टि भाभी से प्यार तो नहीं हो गया। सम्राट ने कहा, अंडरस्को, पता नहीं युवराज, लेकिन वह अच्छी लगती है। युवराज ने सम्राट के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो बस पहले अच्छी लगेगी, फिर बहुत अच्छी लगेगी, फिर बहुत बहुत अच्छी लगेगी, फिर प्यार हो जाएगा। तू सही ट्रैक पर है। युवराज की बात सुनकर सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने युवराज से पूछा, अंडरस्को, लेकिन तू मेरे कमरे में क्यों आया था। युवराज ने कहा, अंडरस्को, अरे हॉस्पिटल के एमडी तुझसे कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, अभी मेल आए हैं इसलिए तुझे बुलाने आया था। सम्राट युवराज के साथ चला गया। दादा दादी आज हवेली में नहीं थे, दोनों ही आज फिर से आश्रम गए हुए थे महापुरोहित जी से मिलने। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन आज ना तो सम्राट सृष्टि की तरफ देख रहा था और ना ही सृष्टि सम्राट की तरफ देखने की हिम्मत कर पा रही थी। दोनों के बीच बिना बोले कुछ पनपने लगा था, जिसे दोनों ही महसूस कर रहे थे। वही अभिमन्यु एक बार सम्राट को देखा था और एक बार सृष्टि को।
अभिमन्यु को कुछ कुछ तो समझ आ रहा था क्योंकि युवराज ने उसके सामने सारा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अभिमन्यु ने नाश्ता करते हुए अवंतिका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ये सुनते ही सम्राट को खांसी आ गई और उसने घूर कर युवराज को देखा। युवराज भी अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। सम्राट ने दांत पीसते हुए युवराज से कहा, अंडस्को, तेरे पेट में कुछ पचता नहीं है ना? अभिमन्यु ने बड़ा भोला बनकर कहा, अंडस्को, क्या नहीं पचता? क्या किया युवराज ने? मुझे बता, मैं इसकी खबर लेता हूँ। सम्राट ने कहा, अंडस्को, अभिमन्यु ज्यादा भोला मत बन, मैं जानता हूँ इसने सब कुछ तुझे बता दिया। ये सुनते ही अब तो सृष्टि भी जल्दी से किचन में चली गई। अभिमन्यु ने फिर से मासूम बनते हुए कहा, अंडस्को, क्या बता दिया? मुझे इसने कुछ नहीं बताया। तू मुझे बता दे तो मुझे पता चल जाएगा इसने मुझे बताया है या नहीं। सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, यह मासूमियत तो मेरे सामने मत दिखाया कर। मैं सब जानता हूँ, इसने तुझे सब कुछ बता दिया और अब तू मेरे सामने भोला बनने का नाटक कर रहा है। अवंतिका ने भी अपना खाना खाते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? आपने कौन सा सच में सृष्टि के होठों को चूम लिया, जो आप इतना शर्मा रहे हैं? ये सुनते ही सम्राट ने अवंतिका की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें भी पता है? अवंतिका तो फुल कंसंट्रेट के साथ अपना खाना खा रही थी और वह सम्राट के भावों को समझते हुए बोली, अंडस्को, हाँ राणा साहब, मुझे सब कुछ पता है। अब तो सम्राट को वहां बैठना जैसे मौत हो रहा था। सृष्टि तो किचन में चली गई थी, लेकिन सम्राट वह कहाँ जाए? सम्राट ने एक बार फिर से गुस्से में युवराज को देखा और उठने लगा। तभी अभिमन्यु ने उसे कहा, अंडस्को, अरे यार, मजाक ही तो कर रहे हैं, तू तो बुरा मान गया। बैठ जा, हम सब तो यही चाहते हैं कि तेरे और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। अवंतिका ने फिर भी सम्राट की तरफ नहीं देखा और अपना खाना खाते हुए बोली, अंडस्को, बैठ जाए राणा साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने दिल को आज़ाद कीजिए, आपका दिल आज़ाद होकर सृष्टि के पास ही जाएगा। सबकी बात सुनकर सम्राट बैठ गया, लेकिन अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें बड़ा पता है दिल की बातें। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु बहुत प्यार से अवंतिका की तरफ देख रहा था। अवंतिका की नजरें अभिमन्यु की नजरों से जा टकराए। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे और फिर अचानक की अवंतिका ने अपनी पलकें झुकाकर कहा, अंडस्को, राणा साहब, आज हमें कहीं जाना था, आप चलेंगे या मैं अकेली चली जाऊं? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, अवंतिका, इतनी बातें क्यों घुमाती हो? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उस काम पर ध्यान दीजिए जिस काम के लिए हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि फालतू की बातों पर। इतना कहकर अवंतिका उठ गई। अभिमन्यु भी उठ गया। अवंतिका, अभिमन्यु और युवराज तीनों ही सृष्टि को बाय बोलकर बाहर की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी अवंतिका ने अभिमन्यु से कहा, अंडस्को, राणा साहब तो हॉस्पिटल के काम में लग जाएंगी, सृष्टि घर में अकेली रहेगी। अभिमन्यु ने भी कहा, अंडस्को, हाँ अवंतिका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हम सक्षम के साथ सृष्टि को नहीं छोड़ सकते, सक्षम का कोई भरोसा नहीं। अभिमन्यु ने सम्राट को देखा जो अपना लैपटॉप लेकर सीटिंग एरिया में बैठा हुआ था। अभिमन्यु सम्राट के पास जाकर बोला, अंडस्को, तू आज पूरा दिन हवेली में रहेगा? सम्राट ने कहा, अंडस्को, नहीं, पुराने वाले घर जाऊंगा, देखूंगा वहां कितनी सफाई हो गई है और कौन सा सामान कहाँ सेट करवा सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, तो क्या सृष्टि हवेली में अकेले रहेगी? आज तो दादा दादी भी नहीं है। सम्राट ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अंडस्को, तो हवेली में क्या प्रॉब्लम है? बच्ची थोड़ी है जो डर जाएगी। और तभी अचानक सम्राट को कल रात की बातें याद आई कि कल कैसे सृष्टि कुछ बड़बड़ा रही थी। सम्राट की उंगलियां लैपटॉप पर चलते हुए रुक गई और उसने अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडस्को, तुम जहां जा रहे हो चले जाओ, सृष्टि को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर अभिमन्यु ने एक राहत की सांस ली और फिर बोला, अंडस्को, देख, मैं सृष्टि भाभी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। अगर तू उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता हूँ, लेकिन हवेली में अकेला छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। सम्राट ने कहा, अंडस्को, तू टेंशन मत ले, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सम्राट ने फिर सृष्टि को आवाज लगाकर कहा, अंडस्को, सृष्टि, तैयार हो जाओ, मैं और तुम पुराने वाले घर में जाएंगे। तुम यहाँ हवेली में बोर हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, पुराने वाला घर भी देखा ना। सृष्टि ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमन्यु भी राहत की सांस लेकर हवेली के बाहर आ गया, जहां अवंतिका और युवराज दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों गाड़ी में बैठे और चले गए। हमेशा की तरह अभिमन्यु फ्रंट मिरर में अवंतिका को देख रहा था और अवंतिका कुछ सोच रही थी। अवंतिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। तभी अभिमन्यु ने पूछा, अंडस्को, क्या सोच रही हो अवंतिका?
अवंतिका ने बिना सोचे समझे कहा, अंडरस्को, यही कि उसका अंत कैसे करें? हमारी तो तलवार भी हमारे पास नहीं है। ये सुनते ही अभिमन्यु और युवराज दोनों के कान खड़े हो गए और युवराज ने झटके से गाड़ी रोक दी। दोनों ने हैरानी से पीछे मुड़कर अवंतिका को देखा। दोनों को ऐसे देखकर अवंतिका अपने होश में आई। अवंतिका ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, अवंतिका अभी तुम क्या बोली? अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, यही कि उसका अंत कैसे होगा, और हमारी तलवार तो हमारे पास नहीं है। अभिमन्यु ने फिर पूछा, अंडरस्को, किसका अंत कैसे होगा, और कौन सी तलवार तुम्हारे पास नहीं है? शैतान का, अवंतिका ने बिना किसी भाव के कहा। अभिमन्यु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने फिर पूछा, अंडरस्को, अवंतिका तुम होश में तो हो? क्या बोली जा रही हो? कौन शैतान? अवंतिका ने इस पर हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, वही शैतान जो सृष्टि को कुएं में बुलाता है। अभिमन्यु ने पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, अवंतिका तुम बात घुमा रही हो। अवंतिका ने भी आंखें छोटी करके अभिमन्यु को देखा और बोली, अंडरस्को, कौन सी बात घुमाई? सच बोलना भी अपराध हो गया। कुएं में कोई शैतान ही होगा ना जो सृष्टि को बुला रहा है। क्या उसका अंत नहीं करेंगे? युवराज ने कहा, अंडरस्को, और तलवार? तुमने अभी तलवार का जिक्र भी किया। अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, तो उस शैतान को हथियार से ही मारेंगे ना? अभिमन्यु सीधा हो गया। उसने युवराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, तू गाड़ी स्टॉप कर, यह बातें बहुत घुमाती है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक घुमा घुमा कर बात करेगी, कभी ना कभी तो सच बोलेगी। युवराज ने गाड़ी स्टॉप कर दी और अवंतिका ने कहा, अंडरस्को, पहले भी कहा था राणा साहब, अभी कह रही हूँ, सच बोलने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। अभिमन्यु ने गुस्से में पीछे देखा, लेकिन फिर अपना गुस्सा दबा लिया और ठीक से बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सम्राट और सृष्टि पुराने वाले घर के बाहर खड़े थे। पुराना वाला घर बहुत बड़ा था, हवेली से छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। विनोद कुछ नौकरों को बुलाकर उसकी सफाई करवा रहा था। सम्राट और सृष्टि दोनों ही अंदर चले गए। सम्राट और सृष्टि पूरा घर घूम रहे थे। उसमें कमरे में करीब 10 कमरे होंगे, जिन्हें देखकर सम्राट ने कहा, अंडरस्को, सृष्टि, यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल तो बन ही जाएगा, बस मुझे अब दादाजी से बात करके सामान का अरेंजमेंट करवाना है। इस पर विनोद ने कहा, अंडरस्को, छोटे मालिक बड़े मालिक ने सामान का अरेंजमेंट कर दिया है, 2 दिन में सारा सामान यहाँ आ जाएगा। सम्राट और सृष्टि अभी इधर उधर घूमकर घर को देख रहे थे और कुछ नौकर उस घर की सफाई कर रहे थे। सम्राट चलते चलते एक बड़ी सी अलमारी के पास पहुंच गया। सम्राट जैसे ही अलमारी के पास पहुंचा, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। सम्राट ने अपना फोन रिसीव कर लिया और बात करता हुआ इस अलमारी के आसपास घूमने लगा, और तभी वह अलमारी अचानक से हिलने लगी। वह अलमारी हिल रही थी, लेकिन इसका अंदाजा सम्राट को बिल्कुल भी नहीं था। वह अलमारी जिस स्पीड से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था वह सम्राट के ऊपर गिर जाएगी, लेकिन इसका जरा सा भी अंदाजा सम्राट को नहीं था। सम्राट तो बेसुध सा अपने फोन में बात कर रहा था। वह अलमारी बहुत जोरों से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चलकर सम्राट की तरफ आ रही है, और तभी सृष्टि की नजर उस अलमारी पर पड़ी। सृष्टि भागते हुए गई और उसने सम्राट की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और तभी धड़ाम से अलमारी जमीन पर गिर पड़ी। यह नजारा देखकर सृष्टि एकदम से घबरा गई और सम्राट के सीने से जा लगी। सम्राट भी थोड़ी देर के लिए डर गया और उसने भी सृष्टि को अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों ही उस अलमारी को देख रहे थे कि अचानक इतनी भारी भरकम अलमारी खुद से कैसे गिर सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी को किसी ने जानबूझकर गिराने की कोशिश की हो। तभी कुछ नौकर वहां आ गए और उस अलमारी को उठाने लगे। सृष्टि को न जाने क्या हुआ। उसने कहा, अंडरस्को, यह अलमारी इस घर में नहीं रहेगी, इसे बाहर फेंको। विनोद ने कहा, अंडरस्को, मालकिन, लेकिन। इस पर सृष्टि ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को, मैंने कहा ना, यह अलमारी इस घर में नहीं रहेगी। इस अलमारी को ले जाकर यहाँ से कहीं दूर जंगल में फेंक दो। सृष्टि इस वक्त बहुत डर रही थी, फिर भी उसने अपने डर को कंट्रोल करते हुए नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे दी। विनोद ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, अंडरस्को, ठीक है मालकिन, यह अलमारी जंगल में फेंकवा देते हैं। सृष्टि अभी हाफ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बार बार अलमारी का हिलना दिखाई दे रहा था। तभी सम्राट ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को, सृष्टि तुम ठीक हो? सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसने सम्राट से अपनी बाजू अलग नहीं की। वह भी सम्राट के सीने से चिपकी हुई थी। क्या सम्राट और सृष्टि के दिल धीरे धीरे करीब आ रहे हैं? क्या है अवंतिका की तलवार का राज?